ठीक है, तो अपना कल हम आप लोगों को लगभग आपकी पिछले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था मौर्य वंश तक। मौर्य वंश से समाप्त कर दिया था। उसकी कुछ चीजें रह गई थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, चूंकि हमने बता दिया था कि उसके बाद शुंग वंश आने वाला रहता है, तो शुंग वंश भी अपन ने देखना था। लेकिन उससे पहले कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख लेंगे, क्योंकि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था सबसे उत्तम व्यवस्थाओं में मानी जाती है। क्योंकि मौर्य में जितने भी शासक हुए उन्होंने लगभग अपने हिस्से का सबसे अच्छा शासनकाल बिताया अशोक के समय तक। इतना ही बताया था मैंने कि अशोक के समय तक ये अच्छा काम रहा था, है कि नहीं। तो सभी लोगों के मुख इस तरफ होने चाहिए, ये जो उल्टे सीधे बैठे हुए हैं, देखो ये इसके लिए बिस्तर लाना चाहिए घर से, एक तकिया अलग से। वो तो आज शादी करके आया वो तो आज। चलो, तो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था देख लो आज, उसके आगे से अपन कर देंगे स्टार्ट। तो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था। अब बातें नहीं करेंगे, अपन यहां पर आ जाओ जरा। तो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य और आर्थिक कार्य, तीन कार्यों में ही पूरा का पूरा प्रशासन डिवाइड रहता है, हर एक किसी भी राजा का देख लो। तो सबसे पहले अपन राजनीतिक कार्यों को देख लेते हैं इसके, कि प्रशासनिक व्यवस्था में राजनीतिक कार्यों में किस प्रकार के कार्य हुआ करते थे। तो राज्य का प्रमुख प्रमुख राजा होता था, ये क्लियर है। किसी भी राज्य में अगर राज्य का प्रमुख रहे तो वो राजा ही रहेगा। न्याय करने का अधिकार सर्वप्रथम राजा को होता था। राजा सबसे पहले न्याय किया करते थे, उसके बाद के नीचे वाले जो रहते थे वो काजी लोग कहलाते थे, हम बात करें न्यायाधीश होते थे, जैसे राजा की अनुपस्थिति में कार्य किया करते थे, ऐसे लोगों को अधिकार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सेशन लिखा नहीं मैंने यहाँ पर कि क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो गलत चीज आ गया, यहाँ लिखा देता हूं मैं कि अपन पढ़ रहे हैं इसका राजनीतिक कार्य। तो राज्य का प्रमुख होता था। अब आगे देखें, राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद थी। अगर आप लोग ऐसे ही बात करेंगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। आप अपनी बातें थोड़ा कम कीजिए और यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। सुनाई तो देता है, ऐसा थोड़ी है, दिखाई भी देता है मेरे को, है? तो साथ ही हम बात करें कि राज्य में किसी कार्य को बिना राज्य आज्ञा के अपराध माना जाता था। अगर कोई काम है जो राजा की आज्ञा के बिना कर लिया गया जनता द्वारा या किसी मंत्री द्वारा, तो वो अपराध होता था, उसकी बाकायदा सजा दी जाती थी, बाकायदा सजा मिलती थी। क्या हो गया तुम्हारी स्कूटी को आज। ठीक है, आ जाओ, इतना समझ लिए राजनीतिक कार्य में अपन कि भाई ये सब हुआ करता था। साथ ही यदि हम बात करें कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो गांव हुआ करती थी, हर एक उसमें रहता है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो रहेगी वो ग्राम ग्राम या
गांव हुआ करती थी। गांव के प्रमुख को प्रधान कहा जाता था। अभी जैसे वर्तमान में नहीं बोलते अपन प्रधान सरपंच, उसी प्रकार का प्रधान हुआ करता था। जैसे अपन बोलते थे प्रधान ही बोलते थे हम मौर्य काल में। दूसरा देखा जाए तो दूसरा रहेगा आपका सामाजिक जीवन। देखो ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं चीजों से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं नहीं। पूछा जाएगा कि भाई बताएं मौर्य काल में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, प्रधान कहा जाता है। इन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन से कभी कभी प्रश्न बन जाया करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन में। तो सामाजिक जीवन में समाज जाति वर्ग में बटा था, विभाजित था। जाति वर्ग में अब चूंकि क्या था, सबसे पहले होते थे वर्ण, जो चार वर्ण हुआ करते थे, जिनमें से आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुआ करते थे। बाद बाद में वैदिक काल के बाद जो हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, वैदिक काल में उसमें फिर क्या हुआ था, वही वर्ण जाति व्यवस्था में बदल गए थे और वहीं से फिर समाज को जाति व्यवस्था आधारित बना दिया गया था। मतलब कि जो भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा वो आजीवन उसी जाति का रहेगा, वो अपना किसी प्रकार का जाति अपना कारण नहीं बदल सकता। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि भाई पहले ऐसा था कि भाई यदि आप ब्राह्मण हैं, जैसे जब वर्ण व्यवस्था चलती थी, यदि आप ब्राह्मण हैं परंतु आपको युद्ध कला बहुत अच्छी आती है या युद्ध आपको करना है तो आप क्षत्रिय बन सकते थे। यदि आप क्षत्रिय हैं पर आपको व्यापार करना है तो आप वैश्य बन सकते थे। या यदि आप मान लीजिए क्षत्रिय है, आपको शूद्र बनना है, शूद्र बन सकते थे। परंतु बाद बाद में ये व्यवस्था बदल दी गई और फिर क्या हुआ, जाति के अनुसार फिर व्यवस्थाएं चलाएंगे कि भाई जिस जाति में आप जन्म लेंगे आजीवन उसी जाति के कहलाएंगे और उसी जाति के कार्यों को करना रहेगा। है कि नहीं अरविंद? ठीक है, तो आगे देखें। तो समाज कैसा था, जाति वर्ग में विभाजित था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था या कहते थे। कहते थे, प्रोस्टिट्यूशन होता है आपका, देह व्यापार जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो वृश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, रूपा जीवा कहा जाता था। इससे क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, समाज में मैंने बताया जाति वर्ग में आधारित था समाज, सब जातियों में डिवाइड थे। उसके बाद जो पैसे का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, आर्थिक जीवन में आएंगे। जैसे इसके बाद यदि हम बात करें कि आर्थिक कार्य, मौर्य काल के आर्थिक कार्य देखें तो आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर हुआ करता था।
मतलब जो जमीन से आने वाला टैक्स होता था, या हम बात करें भूमि से तात्पर्य है कि फसल से लिया जाने वाला टैक्स होता था। जैसे जमीन का तो कोई टैक्स होता नहीं, उसके ऊपर जो फसल उगाई जाती है और राज्य द्वारा जो उसे सुविधाएं दी जाती है, खाद देना, पानी देना और अन्य जानवरों से सुरक्षा प्रदान करना, उनके लिए सुविधाएं देना, तो उनके बदले में वो पैसा लिया जाता था, उसे बोला जाता था भूमि कर कहा जाता था, या उसे टैक्स के रूप में वसूला जाता था, जो कि आपका एक कृषि कर हुआ करता था, वही होता था। तो आय का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा साधन हुआ करता था कौन सा, तो भूमि कर, इससे सबसे ज्यादा पैसा आया करता था। साथ ही इसके अलावा लूट के माल पर भी राजा का अधिकार होता था। ये जरा सुन लें, इसके अलावा क्या होता था कि लूट का जो माल होता था उस पर भी राजा का अधिकार होता था। इसके अलावा लूट के माल पर भी राजा का अधिकार होता था। बता रहा हूं कितना होता था, ये भी समझ। लूट के धन पर भी राजा का अधिकार होता था। ये लूट का धन कौन सा है, चोर लुटेरों वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कोई चोर है, चोरी करके लाया और राजा के सामने रख दिया कि साहब 5 किलो मिला, तो उसमें राजा कहे 2.5 किलो, हम कर 2.5 किलो तुम्हारा, ऐसा वाला वो धन नहीं है। दरअसल क्या होता था, जब राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे, तो सेना जब जीत जाती थी, या राजा जो जीत जाया करता था, तो उसकी सेना को ये अधिकार होता था कि वो जाकर उस पूरे क्षेत्र को लूट ले। सेना को अधिकार था ये, जो सैनिक होते थे। तो जब वो सैनिक लूट लूट के लाते थे सामान या धन पैसा, तो वो राजा जब के पास लेके आते थे, राजा फिर उसमें से खुद का अपना परसेंटेज लेता था और बाकी सेनाओं में दे दिया करता था। तो वो होता था लूट का धन। ठीक है, तो वो होता जो सेना द्वारा लूटा जाता था, इतना याद रख लेना। यह सेना द्वारा लूटा जाता था युद्ध जीतने के बाद, जो युद्ध जीत लिया जाता था उसके बाद की घटना रही इसमें। और पढ़े उसमें कि भूमि कर 1/6 के रूप में लिया जाता है। 1/6 के रूप में यह कर लिया जाता था। ठीक है, टैक्स लिया जाता था, ना याद रख लो बस। चलिए, ये आपका प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, इसकी कुछ जो आपको पढ़ने रहेंगे या थोड़ा बहुत देख लिया आपने। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम देखें। अच्छा, एक चीज कल मैं बताना भूल गया था पिछली वाले जो क्लास थी, कि जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, वो अशोक के समय हुई थी। मौर्य शासक अशोक हुआ करता था, उसी के समय पर हुई थी। ये हम सबसे पहले बता चुके। गलत भी हो गई थी, कौन सी हो गई थी, संगतियां, डेट्स गलत कर दी थी मैंने। कौन सी डेट्स, अच्छा ऊपर नीचे कर दी थी क्या। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया था कि 383 ईसा पूर्व प्रथम संगीति, और 283 ईसा पूर्व दूसरी। मृत्यु कब हुई थी, 483 में, 383 में बौद्ध की। तो थोड़ा वहीं से कंफ्यूजन हो गया और कुछ नहीं। पहली जो आपकी बौद्ध संगीति थी वो थी आपकी 483 ईसा पूर्व की। दूसरी बौद्ध संगीति हो जाएगी 383 ईसा पूर्व की। और जो तीसरी बौद्ध संगीति रहेगी 250 यानी 250 ईसा पूर्व की। और जो लास्ट यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगी वो आपकी प्रथम शताब्दी में चली जाएगी। दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लें जरा, हो सकता है मेरे को उस समय कंफ्यूज हो गया हूँ और मैंने गलत आपको बता दिया हूँ। अभी एक बार फिर से दोबारा कर ले, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, जो आपका पहले पढ़ाया हुआ है उसको जरा सुधार कर लेना। यहाँ देखेंगे जरा, देखिए बौद्ध संगीतियां दोबारा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देख लें दोबारा। बौद्ध संगीतियां ये टोटल हुई है आपकी 4, ये तो पता है कि 4 हुई हैं। तो इसमें सबसे प्रथम बौद्ध संगीति देखें हम कि भाई पहली बौद्ध संगीति, इसका समय क्या रहेगा, तो समय हो जाएगा आपका
तिरासी ईसा पूर्व। चलिए, ये प्रथम बौद्ध संगीति का समय हो गया। अब यहां आता है राजा कौन था। तो राजा हुआ करता था अजात शत्रु। अजात शत्रु शासक था। इसके बाद स्थान क्या हुआ करता था। तो राजगृह। राजगृह स्थान था। इसके बाद पूछा जाता है कि यहाँ के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। तो अध्यक्ष हुआ करते थे महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे। अब देखो जरा, यहां मैं डेट, किंग, प्लेस और इसका अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा। अरे अध्यक्ष ही लिख लो, ठीक है। तो ये चीजें समझ लीजिए जरा कि इनमें ही अपन देखने वाले हैं। तो स्थान हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, राजा कौन था, डेट क्या थी, इनको देखेंगे। दूसरी बौद्ध संगीति देख लो। द्वितीय बौद्ध संगीति में हम देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति होती है फिर आपकी 383 ईसा पूर्व में। यहां पर राजा रहेगा, कौन हो जाएगा, कालाशोक। कालाशोक शासक हो जाएगा। स्थान हो जाएगा वैशाली। वैशाली जगह हो जाएगी। और यहां पर जो अध्यक्ष रहेंगे सवाकामी। सभाकामी क्या रहते हैं, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की तीसरी बौद्ध संगीति देख लेते हैं अपन। ये रहेगी आपकी अब 250 ईसा पूर्व में अशोक के समय पर। राजा कौन रहेगा, अशोक हो जाएगा। और स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र स्थान हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष रहेगा मोगलीपुत्र त्रिश। या इसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र त्रिश करके इसमें नाम आता है। मोगलीपुत्र त्रिश इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर आती है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति चौथी देख लेते हैं अपन। तो ये रहेगी आपकी प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी। इसमें राजा की यदि मैं बात करूं तो राजा रहता है कनिष्क। कौन हो जाएगा, कनिष्क यहां का राजा हो जाएगा, कनिष्क। और स्थान हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर यहाँ का स्थान हो जाता है। और अध्यक्ष कौन रहेगा, तो अश्वघोष। और एक और थे वसुमित्र। ये दो जन इसके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। तो ये चार या चतुर्थ बौद्ध संगीति रही और चार बौद्ध संगीति। हो सकता है मैंने उस समय आपको बताया तो गलत हो गया उसमें, ये सही कर लेना आप लोग। मैं इसमें थोड़ा हो सकता है कि बने प्रथम शताब्दी में 75 या 78 ईसा पूर्व में आती है इसमें। ओ सॉरी 78 ईस्वी में आता है समय। तो प्रथम में पहुंच जाता है क्योंकि पहली शताब्दी चल रही है। अब 78 की जगह कभी कभी क्या है कि 75 में भी आता है, 78 में भी आता है, इसलिए अपन ने प्रथम शताब्दी इसकी लिख ली है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी बौद्ध संगीतियां हो गई। तो अब चलिए आगे आ जाते हैं अपन। वो मौर्य धर्म देख लिया, बौद्ध संगीतियां देख ली। अब आइए अपन शुंग वंश पर आ जाइए, जो कि अपना होना था या स्टार्ट हो चुका था कि नहीं हुआ था अभी, होना था ना, उसी से करना था अपने को। चलिए, तो पुष्यमित्र शुंग से, ठीक है। तो नया वंश आज हम पढ़ने वाले जो रहेगा आपका पुष्यमित्र या शुंग वंश। शुंग वंश रहेगा। शुंग वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लीजिए आप कि शुंग वंश अब एक ब्राह्मणवादी या ब्राह्मण राजवंश यहां से चालू हो जाते हैं। यहां से ब्राह्मण राजवंश चालू होते हैं और ये सारे के सारे ब्राह्मण हो गए। शुंग हो गया, सातवाहन हो गया, इसके बाद जो पढ़ेंगे अपन कंड हो गया, पांड हो गया,
अब चूंकि ये छोटे छोटे राजवंश हैं, परंतु इनको क्रम के लिए अपन पढ़ लेते हैं, तो शुंग वंश से स्टार्ट कर लेंगे। इस वंश का संस्थापक संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बदल दी। कहते कि जैसे ही राजा बना, जैसे ये राजा बनता है तो इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, और कहते कि इसने राजधानी बनाया विदिशा को। विदिशा वही जिसको पहले बेशनगर कहा जाता था, अशोक द्वारा नगरी को बसाया गया था मध्य प्रदेश में। तो इस व्यक्ति द्वारा अपनी राजधानी परिवर्तित की गई और विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। इसने मध्य प्रदेश के विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। अब चूंकि हम यज्ञ आपको वैदिक काल में पढ़ा के आए कि यज्ञ होना प्रारंभ हो चुके थे, तो कहते कि इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। और सबसे कहते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ बड़े यज्ञ होते हैं। आप सब जानते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ में अश्व छोड़ दिया जाता है। जितने इलाके में घूमेगा वो सारा इलाका उस व्यक्ति का या उस राजा का जिसने वह घोड़े को छोड़ा हुआ है। और अगर किसी ने उस पर चुनौती पड़ ली कि हमें चुनौती स्वीकार है, हम लड़ने को तैयार हैं, तो रामायण के लव कुश जैसा युद्ध हो जाता है ना, उसी प्रकार का। तो अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला व्यक्ति था कौन? शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा एक वाजपेयी यज्ञ कराया था। चूंकि इनकी संख्या में घटी बढ़ी भी मिल सकती है, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं रहना अपने को, लेकिन लगभग आपकी सिमिलर में यही चली जाएगी कि 2 अश्वमेध यज्ञ थे और एक इसने वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था। अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए इसने और भी कुछ अन्य काम किए। कहते हैं कि इसने आसपास के इलाकों में भागवत धर्म का प्रचार किया, क्योंकि यह भागवत धर्म का अनुयायी रहेगा। भागवत धर्म से तात्पर्य वैष्णव जी से, जो भगवान विष्णु होते ना, उनके उससे रहता है। इसी के शासन काल में एक विदेशी यात्री आएगा होलियोडोरस, जो विदिशा में गरुण ध्वज अभिलेख की स्थापना करेगा, गरुण ध्वज स्तंभ लेख की स्थापना करेगा। आज सुबह ही मैंने शायद इसके बारे में बताया। अच्छा, आप लोग तो अब आते नहीं है इसमें, है ना। चलिए देखते हैं। और तो उसने क्या, यह कौन से धर्म का अनुयायी था पहले ये देख लेते अपन। तो यह भागवत धर्म का अनुयायी था। अनुयायी था। परंतु ये देखिए, अनुयायी भले भागवत धर्म का हुआ करता था, क्या हो गया, कोई डाउट है क्या? फिर बोझ तो रहे हो। ठीक है। इसने विदिशा में, आप लोगों को मौर्यों के समय मैंने एक भरहूत स्तूप पढ़ाया था, याद है ना। तो उसका इसने क्या किया था, तो पुनर्निर्माण कराया था, उसका संरक्षण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विदिशा में। सॉरी, विदिशा लिख गया। इसने भरहूत स्तूप का संरक्षण किया, संरक्षण किया था। ठीक है। इसके समय विदेशी यात्री होलियोडोरस
भारत की यात्रा पर आया था। अब यहां पर जरा सुन लो। भारत की यात्रा पे भले आया था, यहां तक आने के बाद कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार या बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था वो खत्म हो चुका था, लेकिन भागवत धर्म का प्रभाव बढ़ने लग गया था। इसलिए इसने आते से ही कौन सा धर्म अपना लिया? भागवत धर्म अपना लिया। और फिर कहते हैं कि विदिशा में उसने एक अभिलेख या स्तंभ लेख की स्थापना की, जिसे बोला जाता है होलियोडोरस का गरुण ध्वज स्तंभ लेख। पढ़ेंगे कि इसने विदिशा में गरुण ध्वज स्तंभ लेख की स्थापना की थी। इससे क्वेश्चन बनता है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, आते रहते हैं कि गणध्वज अभिलेख की स्थापना या गणध्वज अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हॉलियोडोरस था, ये भारतीयों द्वारा नहीं बनवाया गया था, इसलिए क्वेश्चन इससे बन जाता है। अब शासनकाल किसका था? तो शुंग वंश के शासक किसका था? पुष्यमित्र शुंग का। अब कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अगला राजा बनता है। वो राजा बना सो बना कहते, लेकिन वो शुरुआत में एकदम महराया हुआ था, शुरुआत में एकदम पगलाया हुआ था। किसके लिए? मालविका के लिए। मालविका कौन थी? तो कहते हैं कि राजस्थान की एक राजकुमारी हुआ करती थी मालविका। कहते वो उससे प्रेम करता था। पिताजी पकड़े इधर जाए वो उधर। कहते उससे बोला जाए कि भाई युद्ध में चलना है, हाँ ठीक है आ रहे पिताजी, थोड़ा पानी पी के आए, निकल लेता था। इतना पगलाया हुआ था कि कहते हैं कि इसकी कहानी फिर बाद बाद में गुप्त काल में एक राइटर आएंगे जिनका नाम रहेगा कालिदास, उनके द्वारा इसकी कहानी फिर बाद में सुनी गई और फिर लिखी गई, सीधी पुस्तक लिख दी और नाम दिया उसे मालविका अग्निमित्रम, क्योंकि इसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र था उसका नाम हुआ करता था अग्निमित्र हुआ करता था। कहते हैं कि शुरुआत में पिताजी को लगा कि अब राज परिवार का लड़का राजकुमार है, थोड़ा बहुत बिगड़ा होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, इतना तो चलता है, स्वाभाविक है, क्योंकि राजा का पुत्र है, राजकुमार है तो बिगड़ना स्वाभाविक है। लेकिन कहते जब यह अपने समय पे आया और पिताजी इसके काम से कहते हैं कि त्रस्त होने लग गए कि यार कब तक हम राजा बने रहे। अब पिता का फर्ज होता है कि यदि पुत्र के पांव या पिता की जूतियां पुत्र के पैरों में आने लग जाएं तो पिता को सारी जिम्मेदारियां पुत्र को सौंप देनी चाहिए, ये हकीकत है। अब वो अलग है कि बचपन में ही आ गई तो इतना भी नहीं करना है, फिर भी तो कहते हैं कि उसने लगा कि इसे राजा बनाया जाए, कुछ काम काज करेगा, आगे का राज्य बढ़ाएगा, परंतु उसका मन नहीं था। कहता था पिताजी यार ये मुझे नहीं चाहिए। सलीम तो फिर भी राजा बनने के लिए उत्सुक था, वो तो राजा बनना चाह रहा था सलीम तो, पर इसकी तो इच्छा ही मर गई थी। इसका काय का राजा बनना ही नहीं अपने को राजा वाजा, अपन बनेंगे केवल और केवल इस जमाने के धुआंधार प्रेमी, एक दूसरे की जब गाथाएं लिखी जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, बाद बाद में इसके ऊपर एक कविता, वो पूरी किताब लिखी गई थी, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो देखें पुष्यमित्र शुंग के बाद पुत्र, इसके बाद इसका पुत्र अग्निमित्र अगला राजा बना। कहते अग्निमित्र के बारे में एक और कहानी थी, बड़ी प्रचलित कहानी थी, कि इसके जैसा कोई तलवारधारी नहीं था। कहते इतनी खतरनाक तलवार चलाता था उस समय का जब ये राजा रहा, और उस समय तत्कालीन राजाओं में सबसे बड़ा धुरंधर अगर कोई तलवारबाजी में था तो वो अग्निमित्र था। और लगता है इसी की तलवार पे उसने कहा बढ़िया तलवार चलाता, लॉक कर दो इसको, दोनों जन शादी ब्याह कर लिए बाद बाद में। ठीक है, तो इसकी प्रेम कहानी
गुप्तकालीन कवि कालिदास द्वारा लिखा गया। मालविका अग्निमित्र। कहते हैं कि ये मालविका नाम था उस राजकुमारी का जिससे प्रेम करता था। मालविका, इसी के नाम पर एक कहानी है। बहुत कहते हैं कि 300-400 साल बाद इसकी ये पुस्तक आई सामने। लोगों को लगा कि यार ऐसा भी राजा था क्या, तलवारबाजी तो भयंकर आती थी इसको, पर ये बिगड़ा भी था, महराया हुआ था इधर उधर। तो बाद बाद में इसको प्रकाशित किया गया कालिदास द्वारा और खूब प्रचलित रही। कालिदास अपने समय के कहते हैं कि महानतम कवियों में से माने जाते हैं, परंतु मूर्ख थे। ये हम आपको बता चुके हैं कि कालिदास सबसे बड़े मूर्ख कवि थे शुरुआत में। महामूर्ख से बना महाकवि और सुपंडित ज्ञानी वो यही थे। भीषण वाले इतने मूर्ख थे कि जिस डाली को काटते थे ना उसको आगे बैठते तो पीछे से ऐसा काट देते, इतने मूर्ख। और बार बार गिरते थे और फिर सोचते थे डाली पे मैं कैसे गिर गया। सोचते थे बैठ के बड़ी आराम से चिंतन करते थे कि आखिरकार मैं कैसे गिर गया इस डाली से, पर फिर भी समझ नहीं आता था कि कैसे गिरा। इतने मूर्ख थे, सोचते तो रहते थे कि गिरा कैसे, पर समझ नहीं आता था, इतने मूर्ख। ऐसे ही कहते हैं कि एक बार चले जा रहे थे तो उनकी पत्नी जिनसे विवाह हुआ, जिनके प्रभाव में आकर ये बड़े ज्ञानी बने थे, तो फिर जाके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली। फिर काफी समय तक संघर्ष किया, फिर उन्होंने सीधी ऐसे किए कि पुस्तकें लिख दी। कितनी प्रसिद्ध तो पुस्तक है इनकी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि कुमार संभारम। और कौन कौन सी है इनकी? कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभारम, दशसवम, और भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इनको। यूनान का एक कवि था जो प्रेम पर कहानियां लिखा करता था, वो शेक्सपियर नाम था उसका। ये भारत के शेक्सपियर कहे जाते, प्रसिद्ध कवि रहे। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे देख लेते। कहते हैं कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम हुआ करता था देवभूति। पुष्यभूति कौन बोल रहा? देवभूति नाम था उसका, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। देवभूति की हत्या कर देता है कंड वंश का, हम बात करें कंड वंश का जो संस्थापक बनेगा या इसका जो मंत्री था, वो इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। उसका नाम हुआ करता था वासुदेव। क्या नाम हुआ करता था? वासुदेव हुआ करता था। इसकी हत्या वासुदेव कंड कर देता है और मगध पर नए वंश की स्थापना करता है। नए वंश, कंड वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश समाप्त हो जाता है, इसके बाद अपन कंड वंश देखने वाले। कौन कुछ पूछना है क्या? बताओ, बोलो क्या पूछना है? अरे कौन पूछ रहा है कुछ? अरविंद बताओ बेटा क्या पूछना है आपको? किसके बारे में? मगध के बारे में पूछना है आपको? अच्छा कोई बात नहीं। मगध आपका साम्राज्य है और उस पर आने वाले नए नए वंश हैं।
साम्राज्य एक रहेगा, जैसे कि सिंहासन तो एक ही होता है, उस पर राजा बदलते रहते हैं। राजा जो भी शक्तिशाली रहेगा, जो भी व्यक्ति, वो राजा का अधिकारी होता है। और मगध था एक महाजनपद, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, एक राज्य था। अब उस राज्य पर अलग अलग शासक आ रहे हैं, तो मगध को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वही शक्तिशाली, उसने सब पर अधिकार कर लिया। जैसे अपन भारत पढ़ेंगे, पाकिस्तान पढ़ेंगे, श्रीलंका पढ़ेंगे, तो ये क्या है? आपके देश है। अब देश के अंदर सरकारें अलग अलग बदलती रहती हैं, अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग राष्ट्रपति आते रहते। उसी प्रकार का है आपका मगध है। मगध पहले का एक राज्य था, जिसपे अलग अलग राजा अब आ रहे हैं, अलग अलग वंश आ रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कहां तक? तो शुंग वंश के बाद कंडु वंश तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसको देख लो, थोड़े से ही हैं, दो चार ही है, एक और रह गया। इसके बाद सातवाहन पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, वो भी अपन को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना रहेगा। तो कंडु वंश और पढ़ लेते, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। कंडु वंश बहुत छोटा सा वंश रहेगा, दो लाइन का ही रहेगा। मतलब एक डिटेल की, मतलब एक क्रम के लिए पढ़ना है हमको कि भाई ये है, इसके बाद ये आएगा। कहते इस वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो भाई संस्थापक की यदि बात करें, संस्थापक है वासुदेव। इसने 73 ईस्वी में किया था इसकी स्थापना। 73 वर्ष में, 73 ईस्वी में स्थापना कर देता है, कंडु वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, 73 ईसा पूर्व में, मेरा मतलब। कुछ ज्यादा चला ही नहीं, मैंने बोला ना, 73 ईसा पूर्व में करता है। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक, बिल्कुल नहीं, इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा, सुशर्मा हुआ। कहते शर्माते शर्माते निकल लिया 60 ईसा पूर्व में। अब यहाँ से डेट क्यों पढ़ने लग गए? क्योंकि अब डेट्स इंपोर्टेंट होने ला रही हैं अपनी, क्योंकि अब जो शासक आएंगे उनके लिए डेट्स प्रारंभ होने वाली हैं। अब की जो अब रहेंगे, किन की? अग्निवीर, अग्निमित्र की, मालविका के साथ, और किसके साथ? प्रेम विवाह सफल रहा था उनका। ठीक है, ईसा पूर्व में कहते हैं कि इसकी हत्या सातवाहन शासक द्वारा कर दी गई। और अब भारत में एक नई शक्ति का गठन हुआ। अब ये जो सातवाहन आएंगे, ये मगध पे नहीं आएंगे। अब सातवाहन दक्षिण में चले जाएंगे। सातवाहन की राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान, जैसे हम पैठन बोलते हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे पर, अब महाराष्ट्र में चले जाएंगे। वहां से इनकी शासन प्रणाली प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, तो अब सातवाहन और निकाल लीजिए, निकाल क्या लीजिए, आप लोग नोट करते चलिए। सातवाहन, क्या हो गया? सातवाहन क्या हो गया? हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। सातवाहन वंश, ऐसे कर देता हूँ। स्थापना, सॉरी माफ करना, संस्थापक लिखना है, मैं स्थापना लिखूँ। संस्थापक है सिमुख, संस्थापक का नाम है सिमुख। इसकी राजधानी
प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है। क्या हो गया सुमित? प्रतिष्ठान क्या है? इसकी राजधानी है और राजा है सिमुख है इसका। अब जरा समझना, यह गोदावरी नदी के किनारे पर महाराष्ट्र में इन्होंने अपने इस राज्य की स्थापना कर दी। गोदावरी नदी आपकी महाराष्ट्र में ही निकलती है, वहां पर समझ लेना। 60 ईसा पूर्व में कभी पूछा जाए कि कब की, तो भाई 60 ईसा पूर्व में। नदी पूछी जाती कभी कभी, यह जो वंश है या कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था, तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी हुआ करती थी, उसी नदी के किनारे इसको कहते हैं कि विकसित हुआ। सातवाहन में सबसे प्रतापी शासक होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़नी रहती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी शासक होगा। सिमुक, सिमुक के बाद आएगा श्री सातकर्णी, उसके बाद आएगा सातकर्णी, उसके बाद आएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बाद आएगा बासुमित्र, सॉरी हाँ, उसके बाद आएगा पुलुमावी करके आता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बाद आता है पुलुमावी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ये कुछ 2-4 शासक हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना रहेगा, इनके बारे में थोड़ा बहुत अपन पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि इस गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा शक शासक नहपान को हराया गया था। नहपान शक शासक था। शक एक जाति थी जो मध्य चीन से भारत में आई थी और बड़े क्रूर शासक थे। कहते हैं कि एक बार गुजरात वाले एरिया से, गुजरात में शासन करते थे शक, और वहां से वह महाराष्ट्र में जाकर छोटे छोटे बच्चों को बंदी बना के लेके चला गया था नहपान। कहते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी अकेला गया था और अकेले महल में प्रवेश किया और सारे बच्चों को रिहा कर लिया था और नहपान के साथ युद्ध किया था और उसको हरा दिया था अकेले। यही तभी तो उसको नहीं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा शासक था वो, इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे अपन कि कौन कैसे हुआ शासक, कैसे इन्होंने राज्य किया था। ठीक है, क्या हो गया? बाहुबली नहीं था बाहुबली। इसके हम प्रमुख शासक लिख देते हैं यहाँ पर, प्रमुख शासक। कौन कौन हुए? तो सबसे पहला रहेगा इसमें शिमुख, उसके बाद हो जाएगा श्री सातकर्णी, उसके बाद हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। और फिर पढ़ेंगे अपन वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। फिर यज्ञ श्री सातकर्णी। इतने शासकों को हमने इसमें पढ़ना है। सिमुख के बारे में आपको बता दिया हूं ऊपर, क्योंकि जो शासक, जो संस्थापक होता है उसका ज़्यादा हमें डिटेल नहीं पढ़नी रहती है, थोड़ा बहुत ही उसका पढ़ना रहता है कि भाई इसने ये सब किया था। उसके पहले, क्योंकि ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं है शासक, जो संस्थापक होता है उसके बाद नए उसके दावेदार तुरंत खड़े हो जाते हैं जो ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन श्री सातकर्णी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो श्री सातकर्णी की बात करेंगे तो कहते हैं कि यह अश्वमेघ एवं राजसू यज्ञ द्वारा इसके द्वारा कराए गए थे। अश्वमेघ यज्ञ कराया गया था और राजसू यज्ञ भी इसके द्वारा कराया गया था। साथ ही हम बात करेंगे कि इसने सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी को रखा था। एक चीज समझ लेना कि ये जो व्यक्ति रहेगा सबसे पहले तो राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ, दोनों कराता है। एक चीज समझो, राजसू यज्ञ कब कराया जाता है? जब किसी भी राजा का राज्यभिषेक होता है, तो इसने अपने राज्यभिषेक के समय पर राजसू यज्ञ कराया था, फिर उसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था।
साथ ही एक चीज और रही इसके समय में कि इसने अपने दरबार में कामकाज की भाषा संस्कृत रखी, कृत और प्राकृत रखी थी। प्राकृत को रखा था। प्राकृत भाषा उस समय की आम लोगों की बोलने वाली जो भाषा हुआ करती थी वो भाषा हुआ करती थी, प्राकृत भाषा थी। तो इसलिए उन्होंने ये भाषा भी रखी और संस्कृत क्योंकि सब लोग नहीं बोल सकते थे। चूंकि अपन जो सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं एक ब्राह्मण वंश है, एक ब्राह्मण वंश कहलाता है। ब्राह्मण वंश है। अब ब्राह्मण वंश है तो संस्कृत तो स्वाभाविक ही ना आएगी आएगी। संस्कृत भाषा के तो ज्ञाता रहेंगे ही रहेंगे। तो संस्कृत इन्होंने कंपलसरी कर दी। साथ में इन्होंने क्या किया, प्राकृत रख दी। एक चीज और समझना, ब्राह्मण थे तो साथ में इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को कठोरता से लागू कर दिया था। कौन सी व्यवस्था को? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बता रहा हूं, व्यवस्था। लागू किया था। इन्होंने कहा था भाई वर्ण व्यवस्था ही चलेगी, जाति व्यवस्था नहीं चलेगी। वर्ण व्यवस्था कैसी? जो उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण सबसे प्रिय थे, ब्राह्मण सबसे उच्च थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो वो व्यवस्था चलेगी, ना कि किसी प्रकार की अब जाति व्यवस्था चलेगी। तो इनके द्वारा जब ये धर्म चलाया जाता है, ये चीज चलाई जा रही थी, तो इन्होंने एक प्रक्रम और अपनाया। सबसे पहले भारत में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी सातवाहन द्वारा चलाई गई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये कभी पूछा जाए तो ये भी अपने को बता देना है कि भारत में सबसे पहले भूमि दान करने की प्रथा को लागू किया था। तो वो भी सातवाहन हुआ करते थे। अच्छा, कैसे किया था कि मान लो कि ब्राह्मणों का काम क्या था, पूजा पाठ यज्ञ हवन कराना। तो जब किसी भी व्यक्ति के यहाँ वो कराने जाते थे तो उसे क्या नहीं, धन नहीं दिया जाता था। क्या दे दी जाती? जमीन दे दी जाती थी कि ये जमीन का टुकड़ा आज से आपका पंडित जी, आज से आपके नाम, जो भी करना है करो भाई। इसके बदले आपको अब क्या होता था, ऐसा था देखो कि मैं आपको ये जमीन का टुकड़ा दूंगा, अब जो भी काम मेरे यहाँ होगा आपको करना होगा। तो एक ठेका टाइप का कर लेते थे लोग। तो ऐसे ऐसे करते करते ब्राह्मणों के पास इतनी जमीनें हो गई कि कहते हैं कि बाद बाद में इन्होंने अपने खुद के अलग अलग से छोटे छोटे कस्बे बसा लिए, जिन्हें बोलते थे अपन उसमें, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार का सामंती टाइप की व्यवस्था। सबसे ज्यादा ये जमीन को या सबसे बड़े भूमिपतियों के तौर पर उभर के आए थे ब्राह्मण। शुरुआत में जब इनका पतन हुआ, ये जब वंश आपके खत्म होने लग जाएंगे राजवंश, तो उसमें ऐसा देखने को मिला था सबसे बड़े। आज भी आप देखते हो तो ज्यादातर ब्राह्मणों के पास ज्यादा जमीन देखने को मिल जाएगी आपको, है, क्योंकि उनको पहले ऐसे दे दी गई है कि लो पंडित जी आपके लिए दी गई है, पैसा नहीं देना है क्योंकि जमीन ही देनी है आपको। कुछ ब्राह्मण दीक्षा, अब जो देखिए क्या था, हर एक कैटेगरी के ब्राह्मण थे। अगर किसी ने यज्ञ हवन वाला जो काम नहीं किया तो वो दीक्षाओं में जाते थे। और जिन्होंने अगर ये काम आता है जिनको, जैसे आज भी आप देखते हो कई सारे ब्राह्मण हैं, तो सब क्या ब्याह पढ़ते हैं? सभी क्या ब्याह पढ़ते हैं? बताओ जरा। उसकी भी एक अलग पढ़ाई होती है जो आपको शास्त्रीय पढ़ाई के तौर पर पढ़नी रहती है, शास्त्रों की पढ़ाई जिसे कहते हैं अपन। तो अलग अलग चीज, जैसे आपने 16 संस्कार देखे होंगे और 8 विवाह देखे होंगे, दिखाए देखे नहीं होंगे मतलब पढ़े तो होंगे, देखने को तो अभी नहीं मिलते क्योंकि ये चीजें बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए तो। लेकिन एक चीज समझो कि 8 विवाहों में से जो 4 विवाह होते हैं उनमें से जो सबसे सही विवाह माना जाता है, जैसे हम दैव विवाह कहते हैं, जो सब होता है होता ही रहता है। आर्य और दैव विवाह दो प्रचलित हैं आपके। तो दोनों विवाहों में पंडित जी जब जाते हैं तो यज्ञ हवन जो भी होता है उनका, वो सारे के सारे मंत्र उसी से आते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लो। इसके आगे थोड़ा और देखेंगे हम कि श्री सातकर्णी द्वारा ही
बात से खत्म ही है भाई। इसके आगे की क्लास हम कल कर लेंगे, बोर हो रहे हो मुझे पता है। यहाँ सुन लो, इसने एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। तो यही वो शासक है श्री सातकर्णी, जिसने महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाओं का भी निर्माण करा के दिया था, या निर्माण कराया था उसके द्वारा। तो यही शासक हुआ करता था। ठीक है, इसके आगे का कल देख लेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, कि अब आप बोर होने लग गए हो। कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे करके इनको पढ़ना रहेगा। ये कहानी तौर पर अपन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई इनको डिटेल पढ़ना जरूरी है, मतलब इनकी हमें चीज़ें समझना जरूरी है। इसके बाद जैसे ही अगले शासक आने वाले हैं जिनको गुप्त कहते हैं, गुप्त से आपकी कहानियाँ फिर से चालू हो जाएंगी। अलग अलग तरीके के अलग अलग पहलुओं की कहानी रही, उन सबको अपन देखें। ऑब्जेक्ट बिल्कुल इनका वो करेंगे प्रैक्टिस। अब गुप्त तक पहुंच जाएंगे तो इतना कंटेंट हो जाएगा अपने पास, तो उन सबका एक साथ अपन ऑब्जेक्ट का जैसे हम प्रैक्टिस क्लास के रूप में पढ़ाएंगे। हर एक आपके टॉपिक का प्रैक्टिस होगा, मतलब होगा, ऑब्जेक्ट्स उसमें ले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी ही क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।